हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर विद्यास मैनेजमेंट स्टडी। आज हम देखने वाले हैं ग्रेच्युटी एक्ट 1972। हमारे इस एक्ट में जो भी साइलेंट प्रोविज़न है हम देखने वाले हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, वेज कैलकुलेशन, उसकी कंडीशंस क्या है, मैक्सिमम सेविंग क्या है, फॉर्म ऑफ प्ले क्या है, डिस्प्ले ऑफ नोटिस, उसके नॉमिनेशन क्या है, कब ग्रेच्युटी फोरफिटेड होगा, उसकी रिकवरीज, क्लेम एंड दी मोड ऑफ पेमेंट, आल्सो द पेनाल्टीज। तो चलो देखते हैं ये एक्ट इन डिटेल में। सबसे पहले कि ये जो ग्रेच्युटी एक्ट 1972 है, अगर 72 इसका ईयर याद रखना है तो लास्ट टाइम के सेशन में मैंने बताया था कि पेमेंट ऑफ वेजेस का ईयर था 1936। हम बोलते हैं कि पैसा होगा तो अच्छा रिलेशन है, पैसा नहीं रहेगा तो 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा होता है। इससे हमने पेमेंट ऑफ वेजेस का ईयर याद रखा था। सो अभी ग्रेच्युटी एक्ट क्या है 1972, तो 36 जो है उससे डबल, मतलब 36 से डबल, सो होगा 72। देखो पैसा नहीं होगा तो रिलेशन ख़राब रहेंगे, बट पैसा अगर डबल आएगा मतलब कुछ गिफ्ट आएगा, कोई एक आपको एक लमसम अमाउंट मिलेगी जो एक्स्ट्रा है, दैट इज़ व्हाट यूर ग्रेच्युटी। तो ग्रेच्युटी इज़ व्हाट लमसम पेमेंट टू एन एम्प्लॉई फॉर हिज अ लॉन्ग एंड मेरिटोरियस सर्विस एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट, टर्मिनेशन एंड रिजिग्नेशन। मतलब क्या है, ग्रेच्युटी जो होती है ये लमसम अमाउंट में एम्प्लॉय को मिलती है, बट उसके लिए इम्पॉर्टेंट कंडीशन यही है कि उसकी जो सर्विस है सिंगल कंपनी में, मतलब सेम कंपनी में उसकी कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए। वो कितनी होनी चाहिए? अराउंड मिनिमम 5 years। तो ये जो ग्रेच्युटी है इट इज़ द आइडिया ऑफ अ गिफ्ट एंड द प्रेजेंट इन अ रिटर्न फॉर द फेवर ऑफ सर्विस। मतलब एम्प्लॉय की सर्विस मोर देन 5 years है तो उसको एक रिटर्न गिफ्ट मिलता है कंपनी की तरफ से, उसको बोला जाता है ग्रेच्युटी। इसलिए मैंने बोला था पैसा अगर डबल होगा, मतलब जो हमने पेमेंट ऑफ वेजेस में 1936 देखा था, तो 36 का डबल मतलब 72। सो ग्रेच्युटी का ईयर क्या है? 1972। It is the amount that will be paid for the employees for the continuous service of 5 years इन अ सिंगल कंपनी। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलोगे नहीं 2 साल मैंने इस कंपनी में काम किया, 3 साल मैंने वहाँ पे किया, 2 साल मैंने तीसरी कंपनी में किया, तो मेरी सर्विस तो हो गई 5 years, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। सी, एक ही कंपनी में आपकी कंटिन्यूस सर्विस होगी तो ही आप एलिजिबल रहोगे फॉर गेटिंग दिस गिफ्ट, दैट इज योर ग्रेच्युटी। ओके, सो इट इज़ कैलकुलेटेड मेनली ऑन द ईयरली बेसिस एंड इट इंक्लूड्स द एम्प्लॉयज़ लास्ट मंथ सैलरी। तो ये एप्लीकेबल कहाँ है? ये इट इज़ एप्लीकेबल टू द एवरी फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवेज एंड कंपनी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज़ शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पे 10 और मोर एम्प्लॉयज़ वेर एम्प्लॉयड ऑन द डे ऑफ प्रिसीडिंग 12th month। ओके, बट कंडीशन ये है कि वंस इट इज़ कवर्ड शल कंटिन्यू टू कवर्ड इवन इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉल्स बिलो द 10। मतलब एक बार अगर उस एस्टेब्लिश में 10 और मोर एम्प्लॉयज़ है वहाँ पे वो एप्लीकेबल होगा ये एक्ट। इवन इन फ्यूचर अगर वो काउंट जो नंबर है अगर फॉल डाउन होता है, स्टिल ये एक्ट वहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा। द नेक्स्ट इज़ व्हाट कंडीशन ऑफ द इंटाइटलमेंट। मतलब क्या, जो हमने देखा था कि 5 year सर्विस, ये इंपॉर्टेंट है, 5 years of the continuous service at the time of the termination, retirement, resignation, death or disablement due to the accident or the disease। तो continuous service मतलब क्या? It means a uninterrupted services, but it includes the sickness, accident, leave, absent from the duty, without leave, not being absent from the punishment and penalty। सबसे important जो point है, this is what 5 year service and continuous service, तो ही आप एलिजिबल होगे। इन केस ऑफ डेथ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन केस ऑफ डेथ और डिसेबलिसमेंट द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूस सर्विस फॉर द 5 years नीड नॉट बी नेसेसरी सेटिस्फाइड। ओके, तो पहली कंडीशन जो 5 years एंड कंटिन्यूस सर्विस होगी, बट इन केस ऑफ डेथ और डिसेबलिसमेंट ये 5 years की सर्विस का कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट कंडीशन ऑफ इंटाइटलमेंट इन केस ऑफ नॉन सीजनल एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या रहेगा? कंटिन्यूस सर्विस मीन्स व्हाट? प्रिसीडिंग 1 year। फॉर द बिलो ग्राउंड अगर एम्प्लॉयमेंट है तो इफ़ एन एम्प्लॉय बीन एन एम्प्लॉयमेंट फॉर नॉट लेस देन 190 days इन अ ईयर। फॉर जो मैंने बताया कि बिलो ग्राउंड एम्प्लॉयमेंट के लिए एटलीस्ट उनके 190 days होने चाहिए कवर। इन अदर केसेस में 240 days इन अ ईयर
कंप्लीट होने चाहिए. इट शुड नॉट बी लेस देन 240 डेज इन अ ईयर. नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ सीजनल एम्प्लॉयमेंट, अभी सीजन है तो दैट इज़ व्हाट 6 month. So in case of the seasonal employment, for the below ground employment, if an employee been employed for not less than 95 days in a 6 month. In other case, if an employee been employed for not less than 120 days in a 6 month. जो हमने लास्ट में देखा था इन ईयर में उनके 240 डेज होने चाहिए, तो बट ऑब्वियस 6 month में उसका मिनिमम मतलब हाफ मतलब 120 डेज. तो ये याद रखना, 5 year सर्विस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, देन 240 डेज इन अ ईयर, 120 डेज इन अ 6 month. देन एम्प्लॉय हु इज़ एम्प्लॉयड आफ्टर द डिसेबलमेंट और द रिड्यूस वेजेस, मतलब किसी का एक्सीडेंट हो गया है, उसके कारण अगर डिसेबलमेंट हो गई है या फिर उसके वेजेस रिड्यूस हो गए, तो इन दैट केस उसका जो कैलकुलेशन होगा ग्रेच्युटी का, उसके लिए जो वेजेस कंसिडर किए जाएंगे दैट इज़ व्हाट प्रिसीडिंग द डिसेबलमेंट एंड सब्सिक्वेंट द डिसेबलेसमेंट. मतलब क्या रहेगा कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे की जो सर्विस है वो बिफोर द डिसेबलेसमेंट 10 years थी, ओके, और उसके तब उसकी सैलरी थी 20,000. आफ्टर द डिसेबलमेंट ऑफ द 10 year सर्विस उसकी सैलरी हो गई 10,000. तो उसकी कौन सी सैलरी पकड़ी जाएगी? द एवरेज सैलरी, मतलब 20,000 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ व्हाट 50,000. इट इज़ गोइंग टू बी कंसिडर एज अ सैलरी फॉर दैट एम्प्लॉय. मतलब क्या, फॉर द डिसेबलमेंट इन केस उनकी जो एवरेज सैलरी है बिफोर द डिसेबलमेंट एंड आफ्टर द डिसेबलमेंट. सो देखते हैं कि ग्रेच्युटी को कैलकुलेट कैसा करेंगे. द कैलकुलेशन इज डन ऑन द लास्ट मंथ सैलरी. अगर उसका उनका बेसिक प्लस डीए ये कंसिडर होगा. ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज ग्रेच्युटी इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 26 इंटू लास्ट मंथ सैलरी इंटू टोटल टेनर ऑफ सर्विस, मतलब टोटल नंबर ऑफ सर्विस. तो उसमें क्या है, इन द लास्ट ईयर ऑफ सर्विस इफ द एम्प्लॉय हैज़ कंप्लीटेड मोर देन 6 month इट विल बी ट्रीटेड एज अ फुल ईयर. फॉर एग्जाम्पल किसी एम्प्लॉय ने किसी कंपनी में 6 years 8 month ऑफ सर्विस कंप्लीट की है, तो जो 6 year तो कंप्लीट हो गए हैं बट अभी 8 month है. सो 8 month इज़ वॉट मोर देन अ 5 month, तो फॉर मोर देन अ 6 month तो वो कंसिडर होगा राउंड फिगर में. तो 6.8 मतलब क्या होगा, वो 7 year कंसिडर करके उसकी ग्रेच्युटी कैलकुलेट होगी. तो हम देखते हैं कि अब सीजनल कंडीशन में क्या है. ग्रेच्युटी क्या, 7 डिवाइडेड बाई 26 इंटू लास्ट मंथ सैलरी ड्रॉन, नंबर ऑफ सीजन, यहाँ पे जो ईयरली हमने देखा तो दैट वाज नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड, बट हियर 7 डिवाइडेड बाई 26, 7 मतलब आपका 7 days वेजेस फॉर ईच सीजन. ओके, एंड पीस रेटेड मतलब आपका परफॉर्मेंस रिलेटेड पे जो रहेगा उसमें भी क्या है, सेम फॉर्मूला जो ईयर वाला था, 15 डिवाइडेड बाई 26 इंटू एवरेज ऑफ लास्ट 3 month सैलरी ड्रॉन इंटू टोटल टेनर ऑफ सर्विस. अभी यहाँ पे जो बेसिक उसकी सैलरी जो है दैट इज़ व्हाट योर लास्ट 3 month सैलरी, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू योर पीस रेटेड परफॉर्मेंस. ओके, तो हम उसका मैक्स सेलिंग देखते हैं कि क्या है. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पर्सन हु कैन रिसीव्ड एज अ ग्रेच्युटी इज़ 20 लाख. पहले वो 10 लाख थी, बट आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 2080 उसकी अमाउंट रेज करके अप टू 20 लाख हो गई. मतलब क्या कि मैक्सिमम किसी भी एम्प्लॉय का कैलकुलेट हो गया, मैक्सिमम उसको 20 लाख तक ग्रेच्युटी की अमाउंट मिलेगी. एंड दिस अमाउंट इज़ कंसिडर एज अ टैक्स फ्री बेनिफिट. ओके, so that is one of the important point. Then mode of payment of gratuity. The gratuity should be paid in cash or by demand draft or a check. If the amount of gratuity is less than 1,000, then it may be paid by the postal money order. In case of minor, the controlling authority shall invest the gratuity amount in any nationalized bank or the SBI. Then display about the notice. Any notice which is regarding the gratuity amount, it should be displayed in a such a place that is at the entrance of the factory, and it should be in a English or the local language which is majority understandable language. So this is all about the display of the notice. Next is what, nomination. See, nomination to be done on completing 1 year of service within the 13 days in a form F. ये क्वेश्चन MCQ में आ सकता है. देन ये जो ग्रेच्युटी का नॉमिनेशन होता है, इट आइदर बी सिंगल और मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड.
नॉमिनेशन लाइक 50% आप फादर को दे सकते हो, 50% ऑफ मदर को दे सकते हो. इफ़ यू आर मैरिड, आइदर यू कैन डिस्ट्रीब्यूट योर नॉमिनेशन अमंग योर स्पाउस और आपके जो चिल्ड्रन रहेंगे अगर वो अडल्ट है. ओके, देन द नॉमिनी शुड बी अ फैमिली मेम्बर. द नॉमिनी कैन बी चेंज and such a modifications on the original nomination should be recorded in employee's custody. If an employee does not have a family at that time of nomination, he can nominate any person. ओके और ये जो नॉमिनीज अगर फैमिली पर्सन नहीं है तो वो किसी का भी नाम दे सकता है, बट इन दैट केस द नॉमिनेशन शैल बी बिकम द इनवैलिड. अगर सब्सिक्वेंटली कोई फैमिली से एक्वायर होता है तो उसको वो नॉमिनेशन कंसिडर किया जाएगा. फोरफीटर ऑफ द ग्रेचुटी, मतलब ये ग्रेचुटी कब दी जाएगी. तो सबसे पहली जो हमने केस देखी थी कि उसके 5 years तो कंप्लीट होने चाहिए, साल में उसके 240 days होने चाहिए. अगर सीजनल हम कंसिडर करते हैं तो 120 days मस्ट बी ही मस्ट बी इन दैट कंपनी. एंड उसके 4 फीचर क्या है, तो क्या है, अगर कुछ निग्लिजेंस से कॉजिंग एनी डैमेज होता है, लॉस होता है, कोई डिस्ट्रक्शन होता है प्रॉपर्टी का, तो वो ग्रेचुटी कैन बी 4 फीचर टू द ऑफ दैट एम्प्लॉई. उसमें अगर टर्मिनेटेड फॉर हिज रिवोटस बिहेवियर है, उसका डिसऑर्डरली बिहेव करता है, वायलेंट बिहेवियर है, या अगर ही दैट एम्प्लॉई इज़ इन्वॉल्विंग एनी मॉरल टर्पिट्यूड, तो इन दैट केस की उसकी ग्रेचुटी 4 फीचर होगी, उसको नहीं मिलेगी. डिटर्मिनेशन एंड द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, इसमें क्या है, इफ द अमाउंट इज अनडिस्प्यूटेड देन एम्प्लॉयर हैज़ टू पे द ग्रेचुटी विद इन द 13 days from the date it becomes the payable, and if not paid within the period by the employer then employer has to pay with a simple interest. अगर वो नहीं पे करते हैं तो एम्प्लॉयर को सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. अगर दूसरी जो केस है, इफ़ द अमाउंट इज़ डिस्प्यूटेड देन एम्प्लॉयर हैज़ टू बी डिपॉजिटेड द अमाउंट विद द कंट्रोलिंग अथॉरिटी आफ्टर डूइंग द इंक्वायरी. If the amount deposited by the employer falls short of the amount to which the employee is entitled, and then controlling authority direct the employer to deposit the excess amount, and after which he will pay the amount to the person जो इसके लिए entitled है. then उसकी रिकवरी कैसे की जाएगी. If an aggrieved employee can file an application to the controlling authority for the recovery of the amount of a gratuity, then the controlling authority will issue a certificate to the collector. और उसकी वो रिकवरी फॉर द रिकवरी अमाउंट, तो वो क्या करेंगे, जो कलेक्टर है शैल रिकवर दिस अमाउंट बाय द कंपाउंड इंटरेस्ट, और वो रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% per annum. ओके, और from the date of the expiry of the prescribed time as the arrears of the land revenue. So इससे वो अमाउंट रिकवर हो जाएगी. तो पेनाल्टी क्या रहेगी, पेनाल्टी फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी. एक तो है कि 6 month और 2 years तक उसका इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, जेल जाना पड़ेगा, या फिर फाइन रहेगा ₹10,000 से लेके 20,000 तक, या फिर बोथ, मतलब इम्प्रिजनमेंट भी रहेगा और फाइन भी हो सकता है. So this is all about the Gratuity Act. I hope you understand the act in detail. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू, बाय.